हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनके के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, जिसको जो है हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम इसके पार्ट सेकंड की वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में भी जो है वो हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और ये वीडियोस जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेके एसएसबी के अभी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी जेके कांस्टेबल के एग्ज़ाम आएंगे, जेके एसआई के एग्ज़ाम आएंगे, नैब तहसीलदार के आएंगे, फॉरेस्टर के आएंगे। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। और जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच पार्ट ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द प्रेसिडेंट रूल। तो कौन सा पार्ट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करता है? क्या पार्ट 4 डील करता है, क्या पार्ट 5 डील करता है, क्या पार्ट 7 डील करता है, या पार्ट 8 डील करता है? तो इसके साथ जो है वो पार्ट 7 डील करता है। और पार्ट 7 की भी सेक्शन 73 में हमें बताया गया कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इस सेक्शन 73 में हमें बताया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने पे या वो खुद ही सेटिस्फाई हो जाए कि जेएनके की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं चल रही है, तो जेएनके में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये जो है वो हमें सेक्शन 73 में बताया गया। और अगर हम क्वेश्चन ए को ऑप्शन ए को डिस्कस करें, पार्ट 4 को डिस्कस करें, तो ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के बारे में। ये जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में। ये जो है वो बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो मुझे लगता है वो है पार्ट 8। ये जो है वो हाई कोर्ट के साथ डील करता है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ डील करता है। और हाई कोर्ट के साथ सेक्शन जो डील करती है वो जो है वो 75 डील करती है। और इसी सेक्शन में हमें बताया गया है कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगा जेएनके की यूटी के लिए और लद्दाख की यूटी के लिए। तो ये सेक्शन जो है वो 75 इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉस मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कौन से शेड्यूल में हमें बताया गया कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बनने के बाद सारे सेंट्रल लॉस जो है वो जेएनके की यूटी को एप्लीकेबल होंगे? क्या फिर फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया, क्या सेकंड में बताया गया, क्या थर्ड में बताया गया, या फिफ्थ में बताया गया? तो ये जो है फिफ्थ शेड्यूल में लिखा गया है कि 106 सेंट्रल लॉस जो है वो 106 सेंट्रल लॉस जो है वो अब से जो है वो जेएनके की यूटी को एप्लीकेबल होंगे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बनने के बाद। और इसी में हमें बताया गया था कि 166 स्टेट लॉस जो हैं 166 स्टेट लॉस जो है वो रिमेन इन फोर्स रहे। जेएनके के लॉस जो थे जो वो रिमेन इन फोर्स रहे, मतलब एज इट इज़ रहे। और 153 स्टेट लॉस जो थे जेएनके के, 153 स्टेट लॉस और 11 गवर्नर एक्ट जो थे ये जो है वो रिपील्ड हो गए, ख़त्म हो गए। ये जो है वो रिपील्ड हुए और ख़त्म हुए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूटी एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सेक्शन जो है वो डील करती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ जेएनके की यूटी की। तो सेक्शन 47 जो है ये डील करती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। और अगर ऑप्शन बी को डिस्कस करें 53 क्लॉज 1 को, तो ये जो है वो डील करती है स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ये जो है वो डील करती है स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। और इसी सेक्शन में जो है वो लिखा गया है कि ये स्ट्रेंथ जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के। और ये जो है वो इसी में हमें लिख के बताया गया कि इन इन मेंबर्स को जो है वो इन मिनिस्टर्स को जो है वो अपॉइंट करने की जिम्मेदारी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी, और उनको एडवाइस जो है वो सीएम करेंगे। और अगर ऑप्शन सी को डिस्कस करें सेक्शन 41 क्लॉज 1, तो ये जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करती है। ये जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जो है वो स्टेटमेंट के साथ डील करती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जो है वो बजट के नाम से जानते हैं, उसके साथ जो है वो सेक्शन 41 और क्लॉज 1 डील करती है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन। तो वो क्या कर सकते हैं? क्या वो प्रोरोगेट द हाउस कर सकते हैं? क्या वो टर्मिनेट कर सकते हैं हाउस को? क्या वो डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को? या क्या वो अपॉइंट कर सकते हैं सीएम को?
तो इसका जो है ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही पावर्स उनके पास होती हैं। वो प्रोरोगेटिव भी कर सकते हैं हाउस को, मतलब टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जो है वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और सीएम को जो है वो अपॉइंट भी कर सकते हैं। और ये जो है हमें सेक्शन 54 में बताया गया है, सेक्शन 54 और क्लॉज 1 में बताया गया है कि वो जो है वो सीएम को अपॉइंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको सेक्शन 21 के बारे में बताऊं, सेक्शन 21, तो इसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो स्पेशल एड्रेस करेंगे जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली को आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हर जनरल इलेक्शन के बाद जो है वो पहला सेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एड्रेस करेंगे, और हर साल का भी पहला सेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है वो एड्रेस करेंगे जेएनके के यूटी के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मैनी सीट्स विल बी वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर। तो पीओके के लिए कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट रखी गई हैं जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबको ही पता होता है नॉर्मली। तो 24 सीट्स जो है वो वैकेंट रखी गई हैं जेएनके की पीओके के लिए, और इसके साथ जो है वो सेक्शन 14 क्लॉज 4 और सब क्लॉज ए जो है वो इसके साथ डील करती है। और क्वेश्चन हमको ये भी आ सकता है कि जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो इसमें जो है 114 सीट्स जो है अब हो गई हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के आने के बाद 6 सीट्स जो है वो जम्मू डिवीज़न में ऐड हुई, और एक सीट जो है वो कश्मीर डिवीज़न में ऐड हुई। तो उसके बाद 107 से जो है वो अब 114 सीट्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है वो हो चुकी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन। तो कौन सा शेड्यूल जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन के साथ जो है वो डील करता है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। क्या फर्स्ट शेड्यूल की डील करता है, क्या सेकंड करता है, क्या थर्ड करता है, या फोर्थ करता है। तो इसके साथ जो है वो फोर्थ शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन के साथ। और सेक्शन 24 भी जो है वो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के इसी के साथ डील करती है। इसी में बताया गया कि एवरी पर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि जो भी पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा अपनी सीट एक्वायर करने से पहले जो है वो ओथ लेगा, और उनको ओथ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिलवाएंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर अवेलेबल ना हो तो उनकी जगह पे अपॉइंट किया हुआ पर्सन जो है वो ओथ दिलवाएगा उनको। ये जो है वो सेक्शन 24 में हमें बताया गया। और अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। ये बात करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, ये जो है वो बात करता है। और सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसे कि 5 सीट्स हैं जेएनके की लोकसभा में, तो ये जो है वो उसके बारे में हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन सी सेक्शन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो है वो डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। क्या सेक्शन 28 डील करती है, क्या सेक्शन 32 डील करती है, क्या सेक्शन 20 डील करती है, नन ऑफ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 28 बनेगा। सेक्शन 28 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डील करती है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये है कि कोई भी लीडर जो है वो अगर जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करता है तो वो जो है वो इस लॉ के अंडर जो है वो आ जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है वो आ जाता है। और अगर ऑप्शन बी को डिस्कस करें सेक्शन 32 को, तो ये बात करती है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में ये जो है बात करती है। और इसमें हमें बताया गया कि जेएनके की यूटी जो है वो किसी भी मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है एक्सेप्ट 1 और 2, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के जेएनके की यूटी जो है वो किसी भी मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है। ये हमें सेक्शन 32 में बताया गया। और सेक्शन 20 की बात करें तो ये जो है वो रिमूवल की बात करती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की। इसमें हमें बताया गया कि अगर उनके रेजोल्यूशन रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो कंसिड्रेशन में हो तो वो जो है वो हाउस को जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो सेक्शन 20 में बताया गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है वो कौन सी सेक्शन डील करती है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको लोकल टर्म्स में हम बजट के नाम से जानते हैं। हालांकि बजट नाम का कोई भी वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया, ना हमारे इस एक्ट में यूज़ किया गया, लेकिन हम बजट के नाम से ही जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
तो इसके साथ जो है वो कौन सी सेक्शन डील करती है? क्या 41 क्लॉज 1 डील करती है? क्या सेक्शन 43 डील करती है? क्या सेक्शन 36 डील करती है? नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ए बनेगा। सेक्शन 41 और क्लॉज 1 इसके साथ जो है वो डील करती है। इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी के बारे में जो है वो बताया जाता है। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी के बारे में, इसमें यूटी के बारे में जो है वो इसके बारे में यूटी के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बताया जाता है, और इसके साथ जो है वो सेक्शन 41 और क्लॉज 1 डील करती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के साथ जो है वो कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको मार्क करेंगे और सिंपली याद रखने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 83 जो है वो इसके साथ डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के साथ। इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4, जिसमें हमें बताया गया कि जे.एंड.के यूटी इज़ फॉर्म्ड, जे.एंड.के यूटी इज़ फॉर्म्ड विच कंप्राइजेज ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं एक्सेप्ट करगिल एंड लेह। करगिल और लेह के छोड़ के बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जे.एंड.के की यूटी में आती हैं। और इसी सेक्शन में हमें बताया गया सेक्शन 4 में ही कि जे.एंड.के की यूटी जो है वो विद लेजिस्लेचर होगी, क्योंकि जे.एंड.के की जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, सीएम होंगे। तो इसके साथ जो है सेक्शन 4 डील करती है, और सेक्शन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल के साथ जो है वो कौन सी सेक्शन डील करती है। तो इनके साथ जो है वो सेक्शन 20 डील करती है। इस सेक्शन में बताया गया कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में हो, रेजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में हो, तो ये जो है वो हाउस को जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाउस में जो है वो मतलब हाउस को जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगर मैं आपको सेक्शन 21 के बारे में बताऊं, ऑप्शन ए के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो इसको हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। ये जो है वो स्पेशल एड्रेस के बारे में बात करती है। स्पेशल एड्रेस ऑफ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्पेशल एड्रेस के बारे में बात करती है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो है वो फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो एड्रेस करेंगे, या हर साल का जो पहला सेशन जो है वो होगा उसको जो है वो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एड्रेस करेंगे। और सेक्शन 32 के बारे में बात करें तो इसको हम अभी डिस्कस किया हमने। एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करती है ये, क्योंकि जे.एंड.के इसमें बताया गया कि जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर एक मैटर पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक एंड पुलिस ऑर्डर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वालिफिकेशंस के साथ कौन सा सेक्शन जो है वो डील करती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो है वो क्वालिफिकेशंस जो है वो उसके साथ कौन सी सेक्शन डील करती है। तो इसके साथ सिंपली जो है वो सेक्शन 16 डील करती है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करें। तो इसके साथ जो है वो सेक्शन 16 डील करती है। और क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मली होती हैं कि सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, उसकी एज जो है वो 25 होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो है वो हर जगह सेम ही होती हैं क्वालिफिकेशंस। और अगर आपको डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में भी बता दूं तो उसके साथ जो है वो सेक्शन 27 डील करती है। ये जो है वो डिसक्वालिफिकेशंस के साथ डील करती है कि जिन टर्म्स पे जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, तो उसके साथ जो है ये सेक्शन जो है वो 27 डील करती है। और सिंपल डिसक्वालिफिकेशन ही हैं, जैसे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उन केसेस पे जो है वो ये डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। और सेक्शन 17 के बारे में बात करें तो ये जो है वो ड्यूरेशन के बारे में बात करती है। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि नॉर्मली 5 ईयर्स की ही होती है। आफ्टर द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होने के बाद जो है वो 5 साल तक जो है वो उसकी ड्यूरेशन होती है। और इसकी ड्यूरेशन को जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। ये सेक्शन 17 और क्लॉज 1 में हमें बताया गया कि ड्यूरेशन को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी वगैरह आ जाए तो इसकी ड्यूरेशन को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के लिए, नेशनल इमरजेंसी वगैरह कोई आ जाए।
और सेक्शन 15 के बारे में बात करें तो ये जो है वो वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, जिसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 2 वुमेंस को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर उनको लगे कि जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो जो है वो 2 वुमेंस को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का किसके साथ डील करता है? क्या मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है, क्या ओथ एंड अफर्मेशन के साथ डील करता है, क्या हाउस ऑफ पीपल के साथ डील करता है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में जो साथ जो है वो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है। और बी ऑप्शन के बारे में बात करें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, तो इसके साथ जो है वो फोर्थ शेड्यूल डील करता है, इसके साथ जो है फोर्थ शेड्यूल डील करता है। और सेक्शन 24 भी जो है वो इसी के साथ डील करती है। और इसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को जो है वो ओथ जो है वो दिलवाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मे मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बता रहा है कि जे.एंड.के की यूटी की जो है जे.एंड.के की जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसी भी मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है, जो भी 7th शेड्यूल में मेंशन है, जे.एंड.के 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उस किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो वो किसको किस चीज़ पे जो है वो लॉ नहीं बना सकती है? क्या ट्रेड एंड कॉमर्स पे लॉ नहीं बना सकती है? क्या स्टेट टैक्स एंड लैंड टैक्स पे लॉ नहीं बना सकती है? क्या पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे लॉ नहीं बना सकती है? नन ऑफ बोथ। तो इसका जो है सिंपली सी बनेगा, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे जो है वो जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ नहीं बना सकती है, बाकी जो है वो हर एक मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है। ये जो है हमें सेक्शन 32 में लिख के बताया गया, सेक्शन 32 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है हमें बताया गया कि जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक्सेप्ट पब्लिक एंड पुलिस ऑर्डर। पब्लिक और पुलिस ऑर्डर को छोड़ के किसी भी मैटर पे जो है वो लॉ बनाया जा सकता है जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द पावर ऑफ एलजी। तो कौन से सेक्शन जो है वो एलजी की पावर्स के साथ डील करती है? क्या सेक्शन 57 डील करती है, क्या सेक्शन 54 डील करती है, या सेक्शन 52 डील करती है? तो इसका जो है सी बनेगा सेक्शन 52। ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ डील करती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ डील करती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब ये है कि अगर जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन में ना हो और कोई लॉ वगैरह जो है वो यूटी के लिए बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और एक लॉ जो है वो यूटी के लिए बना सकते हैं। और अगर ऑप्शन ए को डिस्कस करें सेक्शन 57 को, तो ये जो है वो डील करती है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में ये जो है वो बात करती है। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में ये बात करती है। और सेक्शन 54 को मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो है वो जे.एंड.के के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, सीएम को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु अपॉइंट एन एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन जो है वो जे.एंड.के की यूटी के एडवोकेट जनरल को जो है वो अपॉइंट करता है? क्या प्रेसिडेंट करते हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, क्या पीएम करते हैं, या सीएम करते हैं? तो इसका जो है सिंपल बी बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जे.एंड.के की एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के को जो है वो अपॉइंट करते हैं। और एडवोकेट जनरल के साथ सेक्शन कौन सी डील करती है जे.एंड.के के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की? तो इसके साथ जो है सेक्शन 79 डील करती है। और इसके साथ पार्ट जो है वो 9 डील करता है, इसके साथ पार्ट जो है वो 9 डील करता है। और जे.एंड.के के एडवोकेट जनरल बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ये जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट के सिमिलर जो है वो इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इनका काम क्या होता है एडवोकेट जनरल का? तो एडवोकेट जनरल का जो है वो काम होता है एडवाइस देना गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे, एडवाइस देना गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे, ये इनका काम होता है। और ये जो है वो इनकी टर्म क्या होती है ऑफिस की? तो ये जो है वो कितनी भी देर तक जो है वो एडवोकेट जनरल जो है वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ एलजी। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जब मर्जी चाहे इन्हें जो है वो निकाल सकते हैं।
ये जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्लेजर तक जो है वो, मतलब उनकी इच्छा तक जो है वो अपने कार्यकाल में जो है वो ये रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।